छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध रेत खनन का मुद्दा गूंजा। बीजेपी ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। हाल यह है कि अवैध रेत खनन की वजह से शिवनाथ नदी की दिशा बदल रही है। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में रेत का अवैध खनन हो रहा है। सारे शराब के गुंडे रेत पर उतर चुके हैं। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि अवैध उत्खनन को प्रोत्साहित करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया की गई है। पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अधिकारी की हिम्मत नहीं कि घाट पर जाकर कार्रवाई करें। गांव वालों पर रेत माफिया हावी हो रहे हैं। उसका लीज एक स्थान में है और 8 जगह से रेत निकाला जा रहा है और ये पूरे के पूरे शराब माफिया, मैं फिर दोहरा के बोलता हूँ कि रेत के पूरे धंधे में जितने शराब के धंधा करने वाले गद्दीदार थे उन सबको लाया गया है और उनके गुंडे और उनके पंडे ये शराब के ठेके को छोड़कर रेत के धंधे में आ गए। और गुंडागर्दी ऐसी हो रही है, कोरिया की घटना हुई के बारे में जानकारी मिला है कि रेत यदि कोई ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी में ले जाता है तो उसके घर में जाके गुंडागर्दी करके उससे 5,000 10,000 वसूली कर रहे हैं। कि किसान अपने पंचायत के काम के लिए ट्रैक्टर में ले गया तो ट्रैक्टर को 10-10 दिन की जब्ती करते हैं, मगर अवैध रूप से जो रेत ले जा रहा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनजीटी के नियमों का बदलना, पालन नहीं होना और उसके साथ में नदियों का बहाव का टर्न होना, ये इस बात का परिचायक है कि ये सरकार जिस उद्देश्य से नीलामी की बात की, आज दोनों उद्देश्य उसमें असफल है। न सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है, न लोगों को किफ़ायती दर पर रेट मिल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि माफियाओं को पालने के लिए, पोसने के लिए ये काम किया गया है। उधर इस मुद्दे पर सरकार का बचाव किया परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रतिपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। वो अपने ढंग से आरोप लगा रहे हैं, सरकार उसका उत्तर दे रही है। अब चर्चा के लिए स्वीकार हो चुका है तो चर्चा हो जाने दीजिए, सब बातें सामने आ जाएगी। रेत पर सदन में दोनों तरफ से जमकर तकरार हुई। तीखी बहस के बीच आसंदी ने स्थगन की सूचना को विचाराधीन रखा और फिर असंतुष्ट विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच आसंदी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी न किसी माध्यम से इस विषय पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन रेत माफिया पर आक्रामक विपक्ष को घेरने कांग्रेस ने उसके ही हथियार से पलटवार किया। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि राज्य में पिछले 15 साल के दौरान ही रेत माफिया पनपे हैं और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सदन इस वक्त गरमाई हुई दिखी और रेत का मामला जोर शोर से विपक्ष ने वहां पर उठाया। हंगामा भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। विपक्ष सदन से बाहर भी पहले भी रेत माफियाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है, आरोप लगाता रहा है। हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है और कहा है कि जो ये पूरा मामला है, जो माफिया पनपे हैं, पिछले 15 सालों की बीजेपी सरकार की देन है और वर्तमान सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल चर्चा के लिए मामला आ चुका है, हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। आखिरकार जिस मामले पर सदन गरमाई है, खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। अमित चिमनानी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ धनविंद जायसवाल जी है एक्सपर्ट कमेंट के लिए। अमित चिमनानी जी, सवाल पहला आपसे करूंगा। आप लोगों ने ये सवाल उठाया रेत माफिया को लेकर, सदन से बाहर भी आप लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये जो देन है माफियाओं की वो पिछले 15 सालों में पनपे हैं, हम तो कार्रवाई करते रहे। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस के पास अब जवाब बचा नहीं है और कार्रवाई करने में नाकाम है ये सरकार। इसीलिए ही मनोबल बढ़ रहा है रेत माफियाओं का। और घटना सिर्फ एक नहीं है, अनेकों घटनाएं हुई हैं। आपको मैं एक बहुत ही गंभीर बात बताऊं कि विधानसभा में जितने प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के विधायक लगा रहे हैं रेत अवैध उत्खनन के मामले में, आप देखिए कि कांग्रेस के विधायक भी ऐसी तकलीफों और ऐसी शिकायतों को कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी रेत के अवैध उत्खनन और उसकी नियमावली को लेकर के प्रश्न उठाया है। तो कांग्रेस किस मुंह से ये कह रही है कि भाजपा की सरकार की बातें हैं ये? कांग्रेस ने जो सिस्टम बदल दिया है, जो पंचायतों को ये अधिकार थे उन्होंने माफियाओं को ये अधिकार दे दिया है। उस सिस्टम को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, एक तो जो समय सीमा है उससे ज्यादा रात को भी अवैध उत्खनन होता है। जिस गाड़ी से रेत को उत्खनन करना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई जा रही हैं
और अगर मान लो उन चीजों को कोई देखता है या शिकायत करने का प्रयास करता है तो इतना ज्यादा संरक्षण सरकार का उनको है कि वो खुलेआम धमकी देते हैं। ये एक केस नहीं है, आप देख लीजिए ना, तहसीलदार को किसने धमकी दी, ऑन रिकॉर्ड बात है। अरे एक विधायक को धमकी मिल रही है, ऑन रिकॉर्ड बात है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई हम शिकायत करते हैं। तो डमरूधर पुजारी जी ने कलेक्टर को भी शिकायत की थी और सरकार को भी शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मैंने जो शिकायत की थी उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, तो 4 दिन के बाद उस व्यक्ति के ऊपर जिसने रेत का अवैध उत्खनन किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई, समय सीमा को लांघा और नाना प्रकार की धमकीबाजी की, उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर इस सरकार ने छोड़ दिया। सरकार ने माना कि ये अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन हम उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हैं। क्यों 1 लाख का जुर्माना? क्योंकि वो तो इन लोगों के लिए आसान है, ये तो लाखों करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं, और फिर से उसको छोड़ दिया। अब इन बातों पे जवाब सुशील जी से जवाब इसका ले लेता हूँ। सुशील जी, सदन गरमाया, आप लोगों पर आरोप लगाया गया। बिल्कुल सुशील जी। जी देखिए अभिषेक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के राज में इस प्रदेश में रेत माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, तमाम तरह के माफिया, यहाँ तक के राजनीतिक माफिया भी पनप चुके थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जिन रेत खदानों पर छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, जिस रेत खदानों से मिलने वाले राजस्व पे छत्तीसगढ़ के खजाने का अधिकार है, वह उस रेत खदान से आने वाले राजस्व का पैसा खजाने में जाए। इसके लिए इसकी खुली नीलामी की गई और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि रेत माफिया नाम का जो शब्द था, उस शब्द को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। आप देखेंगे अभिषेक जी, जितने भी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता पंचायतों को दबा के कहीं न कहीं पूरी तरीके से अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के जो गुर्गे थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर रेत माफिया बन चुके थे। और यही पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि इनकी जो अवैध कमाई का जजिया था, वह जजिया आज राज्य सरकार के खजाने में राजस्व के रूप में कैसे जा रहा है। यही दिक्कत है, इनको परेशानी इसी बात की। आप देखेंगे अभिषेक जी, जितनी भी मारपीट की घटनाएं हो रही हैं रेत खदानों में शुरुआत में, सब में कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य एक पार्टी जाता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक पार्टी जाता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व मंत्री का प्रतिनिधि एक पार्टी जाता है। तो पूरे के पूरी बौखलाहट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी इस रेत माफियागिरी को समाप्त होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यथित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में भी इस चीज़ का हल्ला मचा रहे हैं, सदन के बाहर भी बीच बीच में। दरअसल कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, माफियागिरी भारतीय जनता पार्टी के खून में बस गया 15 साल में। और यही कारण जब उसको भूपेश बघेल ने बंद करने का प्रयास किया, जब उसको भूपेश बघेल जी ने रेत के पैसे को सरकार के खजाने में डाइवर्ट करने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट के रूप में इस जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को बदनाम करने के लिए, इस सिस्टम को सरकार बंद कर दे, इसलिए इस प्रकार का दबाव बना रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आज हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह कुचक्र पूरा नहीं होगा। बिल्कुल नीलामी हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का छत्तीसगढ़ राजस्व का पैसा उसके खजाने में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो माफियागिरी था वह उसका दौर समाप्त हो चुका है। ठीक है, धनवेंद्र जी से मैं सवाल लूंगा। बिल्कुल आता हूँ चिमनानी जी, एक छोटी टिप्पणी धनवेंद्र जी की ले लूँ। धनवेंद्र जी, ये मामला लगातार पिछले 2 साल से भाजपा उठाती रही है और लगातार बार बार आम लोगों के सामने, कभी मीडिया में तो कभी किसी न किसी रूप में ये मामला सामने आता रहा है अवैध रेत खनन का। सदन से लेकर सड़क तक बात उठ रही है। क्या वाकई 20 साल होने के बाद छत्तीसगढ़ में ये माफिया बहुत तेजी से पनपे है? क्या इनके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं रह गया है? थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब रेत घाट खुले नीलामी के जरिए होते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में जब पहली सरकार बनी उस समय शराब जो ठेकेदार थे वो रेत के धंधे में उतरे। उस समय रेत घाटों में खुलेआम बलवा होने लगे थे, खुलेआम गैंगवार होने लगा था। बिलासपुर जैसे शहर इसके उदाहरण हुआ करते थे, जहां 2 शराब ठेकेदारों के बीच में टकराव रेत को लेकर के होता था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया और ये कहा कि हम रेत घाट पंचायतों के माध्यम से चलाएंगे, पंचायतों को जो आमदनी होगी उसका फायदा पंचायतों के विकास के लिए होगा। लेकिन ये व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के समय जो व्यवस्था बनाई गई थी वो नहीं चल पाई। नाम पंचायतों का था, जनपद पंचायतों का था, रेत घाट उनके नाम पर अलॉट होते थे, चलाने वाला कोई और होता था, कोई ठेकेदार बंद करके। मैंने खुद भीषण गर्मी के दिनों में राजिम से लेकर के कसडोल तक
नदी के किनारे किनारे मैंने रेत घाटों की रिपोर्टिंग मैंने की है। मैंने स्पॉट पर जाकर के पूरे 4 दिन लगा करके मैंने रिपोर्टिंग की थी। तमाम जगह जो रेत घाट हुआ करते थे उसमें माफिया का कब्जा हुआ करता था और तमाम जो नियम थे उसको धता बता करके रेत की निकासी होती थी। पुल के किनारे रेत की निकासी हो रही थी, हैवी मशीनरी से रेत की निकासी हो रही थी। वो तमाम चीज़ें सबके सामने थी। धनेन्द्र साहू विधानसभा में चिल्ला करके थक जाया करते थे, लेकिन उनकी ना तो सुनवाई होती थी ना कोई कार्रवाई होती थी। नई सरकार जब आई तो नई सरकार ने फिर से व्यवस्था बदली और कहा कि पंचायतों को जितना राजस्व मिल रहा है रेत से उतना उसको हम 25% बढ़ा करके देंगे, लेकिन हम रेत घाट की नीलामी करेंगे। तभी रेत घाटों में जो नियंत्रण होना चाहिए था वो नियंत्रण अभी भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि आम जनता को जो रेत की कीमत पहले जो मिलनी चाहिए मिलती रही है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उसको राज्य सरकार ने लगातार नियंत्रित करने का प्रयास किया है। जब रेत घाटों की अभी नीलामी हुई है तो बड़े पैमाने पर जो खदान चालू हुए हैं वहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ रेत की कीमतें तो नियंत्रित हुई है, लेकिन जहाँ रेत घाट चालू नहीं हो पाए वहाँ अभी भी कीमतें आसमान छू रही है। तो इसको नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि रेत घाटों में किसी दूसरे का कब्जा ना हो, किसी तरीके से वहाँ माफिया राज न बन पाए और जो रेत की कीमतें हैं वो नियंत्रित रहे, आम जनता की पहुँच में रहे। ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन इस मामले में जो स्थगन आज सदन में लाया गया था उस पर चर्चा नहीं हुई है। अभी उस पर अभी चर्चा होना बाकी है। आसंदी ने ये कहा है कि हम किसी न किसी माध्यम से इस पर चर्चा कराएंगे। इसका आशा ये है कि आने वाले दिनों में इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसको सदन में लिया जाएगा और ध्यानाकर्षण पर जब आधे घंटे करीब की चर्चा होगी तो तमाम तथ्य सामने आएंगे। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी, इस बात की उम्मीद है। ठीक है, रेत माफिया पनप रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आम लोगों को दिक्कत हो रही है। चिमनानी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस वक्त, जवाब भी आपने सुना सुशील आनंद शुक्ला जी का, कमेंट भी धनवेंद्र जी का आपने सुना। किस तरह ये माफिया पनप रहे हैं, कैसे कोशिशें हो रही है रोकने की, लेकिन आम जनता को पिसना पड़ता है। देखिए, आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी दहशत में जी रहे हैं और अभी अभी मेरे साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इन्वॉल्व हैं, तो वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो हैं जो इस अवैध उत्खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग तो इसमें शामिल हैं, संलिप्त हैं, इसीलिए तो वो आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं 3 विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूँ, इधर उधर की बात किए बिना 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो बहुत कृपा होगी आदरणीय शुक्ला जी की। पहली बात कि जब सब कुछ ठीक है और आप लोग खुद ही सब कर रहे हैं तो हमारे विधायक की शिकायत पर आपने 1 लाख रुपए की पेनाल्टी क्यों लगाई है रेत माफिया के खिलाफ, या जिसको आपने टेंडर दिया है। दूसरी बात, खूबलाल ध्रुव जो एक जनप्रतिनिधि था धमतरी का, उसको रेत माफियाओं ने मारा और 4 महीने के आंदोलन के बाद उस रेत माफिया को आपने गिरफ्तार किया तो आपने आखिरकार तो आंदोलन के बाद माना कि उसने गलत किया था, तो ये क्यों हुआ। और तीसरा, रेत की जो कीमतें हैं उसको आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो। इन 3 प्रश्नों पे जरा जवाब देंगे। सुशील जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, रेत की कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? चिमनानी जी ये सवाल कर रहे हैं और आंदोलन हुआ, जैसे उन्होंने धमतरी का जिक्र किया, वहां पर एक प्रतिनिधि को मारा गया और उसके बाद 4 महीने बाद गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर सवाल है कि आखिरकार अगर गलत नहीं था तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई, कीमतें कंट्रोल में क्यों? देखिए अभिषेक जी, कुछ एक घटनाएं हुई हैं दरअसल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में जहां जहां भी रेत को लेकर विवाद की स्थिति बनी है उसमें एक पक्ष जरूर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता रहा है। ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो पिछले 15 साल से जो उनका एकाधिकार था, जो रेत माफिया के रूप में उन्होंने एकाधिकार बना के रखा था घाटों पे, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। पंचायत के बेचारे सरपंच लोग कुछ नहीं बोल पाते थे। आज स्थिति यही कि हमारी सरकार आने के बाद में 25% पंचायतों को राशि मिलना सुनिश्चित किया गया। ये जो रेत माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जो उनकी दादागिरी चलती थी वह बंद की गई, सरकार के खजाने में पैसा आना चालू हुआ और जो इनकी दादागिरी थी उसी का बिल्कुल धमतरी में आंदोलन हुआ था, लेकिन उसमें भी एक पक्ष कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। उसमें भी मारपीट करने वाला एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का नेता था। ये दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ, एक हावी हुआ, दूसरे के ऊपर में कार्रवाई हुई, दोनों के ऊपर में कार्रवाई हुई है। तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में पिछले 15 साल में जो स्थितियां बद से बदतर हुई थी,
हमारी सरकार आने के बाद अभिषेक जी उसमें सुधार हुआ। हमारी सरकार आने के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि राज्य के संसाधनों का बेहतर दोहन, यही नहीं सिर्फ रेत ही नहीं, इसके अलावा बॉक्साइट हो, डोलोमाइट हो, तमाम तरीके की चीजों का बेहतर दोहन राज्य के जनता के हित में हो, यह बतिया करने की कोशिश की गई। और यही पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इनको पीड़ा रेत माफिया जैसे शब्द, खनन माफिया जैसे शब्द जो रमन सिंह जी बोलते थे ना कि कमीशन खोजी 1 साल के लिए बंद कर दी जाए तो फिर से हमारी सरकार आएगी, यही कमीशन खोजी थी, यही कमीशन खोजी थी। मेरी बात सुनिए ना, एक कमीशन खोजी इनके राजनेता करते थे, लेकिन इनके कार्यकर्ता और इनके जो पदाधिकारी थे यही काम करते थे। रेत माफिया के रूप में, खनिज माफिया के रूप में, जंगल में अवैध कटाई करना, शराब की अवैध तस्करी करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये धंधा बन चुका था, शराब की अवैध तस्करी करना। तो हमारी सरकार आने के बाद इसमें विराम लगा है और यही पीड़ा है। इसी पीड़ा के कारण जो इनके व्यक्तिगत राजस्व में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है, उसके कारण जो है ये दिक्कतें भाजपा शासनकाल की वजह से है। कांग्रेस का साफ कहना है आप लोगों ने जो बीज बोया था उसको कंट्रोल करने में समय लग रहा है। सुशील आनंद जी का ये कहना था। देखिए, आज सुशील आनंद शुक्ला जैसे विद्वान प्रवक्ता को अपनी पार्टी के बचाव के लिए खुलेआम झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे सुशील आनंद शुक्ला जी बताएं, मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि खूबलाल ध्रुव जो जिला पंचायत का सदस्य है वहां पर, उसकी उम्र तो अभी 25 साल है, तो क्या वो 5 साल का था तब से क्या अवैध उत्खनन कर रहा है? क्या वो तो 25 साल का अभी जनप्रतिनिधि बना है, तो वो पुरानी सरकार में क्या कर रहा था? और उसने तो रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, उसने मार खाई, उसका आखिरी के 5 साल में किया। खून जब लग गया एक बार तो लग गया। विषय को छोड़ूंगा नहीं, आप बीच में कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं खून लग गया तो लग गया दूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। अवैध उत्खनन का खून उसको लग चुका था और सरकार बनने के बाद में उसको 1 सेकंड के लिए चुप नहीं करूंगा मैं। जी बोलिए आप। आप डिस्टर्ब कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए सुशील जी कि दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई, आपने अभी कहा, तो खूबलाल ध्रुव के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? वो तो शिकायत करता था, उसका तो अपहरण हुआ था, तो उसकी शिकायत पे आपने जो है रेत माफिया उसको पकड़ा था। अरे भाई वो तो गुंडे बना। अब सवाल कर रहे हो, जवाब ले लो चिमनानी जी। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो जी, वो जिसकी बात कर रहे हो चिमनानी जी, दरअसल वो भी गुंडे ले जाके वहां पे जो ठेके में प्राप्त ठेकेदार था उसके रेत उत्खनन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहा था। जो व्यक्ति राजस्व देके ठेके में लेके बोली लगा के उसमें बाधा उत्पन्न कर, वह अपना एकाधिकार समझ, उसका बोलना था कि हम पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूं, हमारी सरकार चले गई, इसका मतलब छोड़िए। तो भैया उम्र 25 साल है साहब, किसी पार्टी के नेता की बपौती नहीं होती है, उसको बताइए था, उसको बताना था। पिछले सर्टिफिकेट आप लेके घूमिए, लेकिन 10 साल में रेत माफियागिरी के रूप में वो विख्यात था। डिस्टर्ब मत करिए सर, मेरा निवेदन, मुझे एक चीज का बस जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा कि खूबलाल ध्रुव के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, आप बताइए जनता को क्या कार्रवाई हुई है, बताइए, बोलिए। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति वहां पे दोषी पाया गया सबके ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस ने विवेचना किया, जो जिस प्रकार के अपराध में संलिप्त था, जो जिस चीज में संलिप्त था उस प्रकार की कार्रवाई की गई। दरअसल उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का संरक्षण था उसको, जो कि पूर्व मंत्री थे, उनका संरक्षण था। उनके संरक्षण में वह व्यक्ति वहां पे अवैध उत्खनन का काम कर रहा था, इसकी पीड़ा थी उस बात को। वह दरअसल वहां की रेत घाट को अपनी निजी मलकियत समझ लिया था, जबकि वह छत्तीसगढ़ के जनता की मिल्कियत थी। छत्तीसगढ़ के जनता की मिल्कियत को भाजपा के नेता जो अपनी मिल्कियत समझ रहे थे, मैं झूठ शब्द का उपयोग मत करिए। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार होंगे, आपके संस्कार होंगे। झूठ बोलना, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी है, हम सत्य विश्वास करते हैं। झूठ बोलना आरएसएस के संस्कार हो सकते हैं। धनवेंद्र जी, ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तरीके से जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, समर्थक सदस्य है, सभी एक दूसरे की पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। आम जनता को राहत कैसे मिलेगी जब भी ये मामले सामने आते हैं, सियासत सिद्ध पर होती है? धनवेंद्र जी, अभिषेक, राज्य सरकार ने व्यवस्था बनाने की शुरुआत की है। पहले पंचायतों के नाम पर जो रेत माफिया या खदान चला रहे थे, अब राज्य सरकार ने व्यवस्थित तरीके से सारे घाटों की नीलामी शुरू की है। लगभग आधे से ज्यादा घाट की नीलामी हो चुकी है।
सबका माइनिंग प्लान जमा हो रहा है, जिनके माइनिंग प्लान जमा हो रहे हैं उसको एनओसी मिल रहा है और वो लीज मिल रहा है और वो अपना माइनिंग शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो घाट विकसित किए जा रहे हैं उस पर भी काम लगातार चल रहा है। तो जैसे जैसे रेत घाटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे रेत घाटों की संख्या बढ़ेगी, वहाँ से उत्खनन बढ़ेगा और निकासी तेज होगी, वैसे वैसे रेत की कीमतों में अपने आप गिरावट आएगी। मांग आपूर्ति का नियम है, ये सीधी सी बात है। रेत की आपूर्ति कम विवाद है, इसके लिहाजा साथ क्यों बाजार जुड़ में जाते हैं? बार बार हर बार जब भी रेत घाट या उससे मामले जुड़े सामने आते हैं, विवाद हो जाते हैं, हंगामा होने लगता है। देखिए, रेत कमाई का एक बड़ा जरिया है। हरा लगे ना फिटकरी रंगा चोखा टाइप का मामला है। लागत कुछ नहीं है, जाके नदी से सीधे रेत निकाल करके बाहर बेचना है, खूब कमाई होती है। लिहाजा उसमें तमाम लोगों की नजरें लगी रहती है, खासतौर पर जो बाहुबली लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो राजनीतिक तौर पर बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं, ऐसे तमाम लोग रेत घाटों पर कब्जा चाहते हैं। वो पहले भी कब्जा रहा है, अभी भी चाहते हैं कि वो कब्जा बना रहे। और कुछ नए लोग भी सामने आए हैं, वो भी चाहते हैं कि अब वो इस रेत घाट पे काबिज हों। तो इस कारण से ये विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होना शुरू हुआ है, जिस तरीके से लगाम लगाने की शुरुआत हुई है, उससे आने वाले दिनों में व्यवस्था सुधरेगी, हालात में सुधार आएंगे। और साथ में जैसे जैसे रेत घाटों की संख्या बढ़ेगी, कीमतों में भी कमी आएगी। और जो कीमतें अभी इस समय बाजार में है, उसमें लगातार पिछले 4-6 महीनों की आप बात देखें तो जैसे संख्या बढ़ी है रेत घाटों की, कीमतों में गिरावट आई है। तो आने वाले दिनों में और सस्ता और सुलभ होगा, इसी उम्मीद की जानी चाहिए। शिवनानी जी, जनता को राहत कैसे मिलेगी इसमें? जब भी बात होती है, देखिए सियासी आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, आप लोग कांग्रेस पे, कांग्रेस भाजपा पे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आम जनता को कैसे राहत मिलेगी? क्या कोई तरीका है? 20 साल छत्तीसगढ़ बने हो चुके हैं, रेत पे कभी कंट्रोल नहीं रह पाता, रेत कभी आसमान छूने लगते हैं। क्या रेत घाटों की संख्या बढ़ा देना, जैसा धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, इसका एक उपाय है? देखिए अभिषेक जी, रेत का जो मूल्य था वो नियंत्रित था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसे कोई भी इस तथ्य को ठुकरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, तो समाधान यही है कि सरकार संरक्षण देना बंद करे रेत माफियाओं को। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज कि एक आदिवासी जनप्रतिनिधि खूबलाल ध्रुव, जिसने नागू चंद्राकर के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी जान को जोखिम में डाला और उसे अधमरा करके छोड़ा था उस रेत माफिया ने, आज उसके बारे में टीवी चैनल पर बैठ करके बोला जा रहा है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उसके ऊपर कोई पुलिस का चार्ज है। मैं फिर से यही सवाल पूछूंगा कि खूबलाल ध्रुव के ऊपर कौन सा चार्ज लगा है? नागू चंद्राकर था कौन? नागू चंद्राकर है कौन? जिस चंद्राकर की बात, जिस चंद्राकर की बात कर रहे हैं आप, वो चंद्राकर कौन है? वो कौन है? किसका भाई है, किसका भतीजा है? काम करिए, फोन लगाइए, तुरंत विधायक से बात कर लीजिए। अभी विधानसभा में बैठे होंगे, फोन लगा के उनसे पूछिए दादा चंद्राकर जी से, चंद्राकर जी से, बीच में नागू चंद्राकर कौन है, पूछ लीजिए उनसे। जब सच्चाई बोली जाती है भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का रिश्तेदार है वो नागू चंद्राकर कौन था कौन नहीं, पार्टी के किस नेता का आप रिश्तेदार छोड़ दीजिए ना। दो भाजपा के क्या बोला कि बीजेपी के आदमी के ऊपर कार्रवाई की हमने, तो किसके ऊपर की? विधायक का रिश्तेदार था। आप जिताते रहिए सर, इससे अच्छा तो अकेले आ जाइए डिबेट में। क्या मतलब होता है ऐसे डिबेट का जिसमें आप सामने वाले को बोलने नहीं देते, आपके पास जवाब नहीं रहता तो आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं। आपको जब बोल दी जाती है तो आप डाइवर्ट करने लग जाते हैं और हाथ दिखा लीजिए और उंगलियां दिखा लीजिए, पानी पी के फिर खिलाइए। ऐसे ही खत्म हो गया। रेत माफिया को आपका संरक्षण है, इसीलिए हो रहा है। मैं ये डिबेट यही खत्म कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय मेरे पास इतना है सर। रेत माफियाओं को लेकर सदन में बार बार चर्चा होती है, बार बार बातें होती है। समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। सियासत इस पर बहुत चरम पर होती है और सभी एक दूसरे पर उंगली यहाँ पर उठाते हैं, लेकिन जनता को राहत कैसे मिले, शायद इस पर बात कम हो पाती है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।